हेलो एवरीवन, दिस इज़ जगप्रीत कौर एंड आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ द ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ लीडरशिप। इसको मैक्स वेबर थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी बोलते हैं। तो जो मैक्स वेबर थे ना, वो एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। तो इनकी जो फाइंडिंग्स थी ना, ये थी सोशल क्लास, क्योंकि जो हमारी जो सोसाइटी है ना, वो क्लास में बटी हुई है। सो एवरीथिंग इज़ नॉट सेम। कभी वो जाति धर्म के नाम में बटी हुई है, कभी वो मतलब इंसान के इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बटी हुई है। तो वो एक सोसाइटी जो बटी हुई है, और अथॉरिटी एंड पावर, इसके बीच की जो रिलेशनशिप है, इसी को उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने ही ब्यूरोक्रेसी मॉडल ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ लीडरशिप को इन्होंने ही मतलब लेकर आया है। तो जो ये क्या है ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ लीडरशिप? ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ लीडरशिप ये एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे फंक्शन करता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये हम इसमें जानते हैं। तो बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ब्यूरोक्रेटिक शब्द एकदम नया हो और वो पहली बार इसको सुन रहे हो, लेकिन वी आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट। हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये वही ब्यूरोक्रेटिक जो ब्यूरोक्रेसी फंक्शन करती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो और हम लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से जानते हैं किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं। अगर हमें कोई काम कराना होता है, कितना टाइम लग जाता है कि काम को, फिर किस तरीके से मतलब बहुत डिले होगा आपका काम, फिर मतलब पहले पहले लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, तो यू विल हैव टू वेट। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो देखते हैं कि ये क्या है। द ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ लीडरशिप इज़ अ स्टाइल ऑफ लीडरशिप दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड रूल्स, प्रोसीजर्स एंड प्रोटोकॉल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, और वो उन्हीं को ये फॉलो करता है। ठीक है। दिस मॉडल इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद मैक्स वेबर, अ जर्मन सोशियोलॉजिस्ट who developed the concept of bureaucracy as a form of organization। ठीक है, ये मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है, जो कि एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है, और जिन्होंने डेवलप किया है द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ब्यूरोक्रेसी को एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है। ठीक है। अब इसके कुछ प्रोमिनेंट की फीचर्स हम लोग देख लेते हैं कि अगर आप एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपको किस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। हिरार्की देखने को मिलेगी। फर्स्ट पॉइंट इज़ दी हिरार्की। अब ये हिरार्की क्या होती है? तो हिरार्की मतलब जैसे कि राजा है, उसके नीचे मंत्री है, उसके नीचे प्रजा, मतलब नीचे जैसे मतलब ऑर्डर नीचे 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 जाता जाता है। तो हायर टॉप टू डाउन जो ऑर्डर है, इसी को हिरार्की कहते हैं। तो देयर इज़ अ क्लियर हिरार्की ऑफ अथॉरिटी, मतलब देयर इज़ एन ऑर्डर, ओके, क्लियर हिरार्की ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब जिसकी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होगी, उसका जो उसका पोजीशन होगा वो हायर में जाएगा, अथॉरिटी उसकी हायर में आएगी। और जैसे जैसे उसकी मतलब क्वालिफ़िकेशन या एक्सपर्टीज़ कम होगी, वो नीचे की ऑर्डर में आएगा। और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पावर्स हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और अपनी अपनी पावर्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोअर लेवल में आ रहा है तो उसकी कोई पावर ही नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट ये है कि अगर वो लोअर में है तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो भी वो कर रहा है उसको हायर अथॉरिटीज़ को वो बताना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल्स एंड प्रोसीजर्स। तो जो ब्यूरोक्रेटिक लीडर्स होते हैं ना, रिलाई ऑन रूल्स, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स टू स्टैंडर्डाइज ऑपरेशंस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। तो जब वो कोई डिसीजन उनको लेना है, कुछ ऑपरेट करना है, तो उनको बहुत सारे रूल्स, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। वो मतलब वहाँ का नियम है, वो रूल्स और प्रोसीजर्स को बिना फॉलो किए वो काम को नहीं हो सकता है। आपको वो मैंडेटरी है, वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। इम्पर्सनल रिलेशनशिप। अब ये इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? ठीक है, देखिए, जो इंटरेक्शंस होती है ना, हम लोग जैसे किसी कहीं भी वर्क कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या
पब्लिक हो, हम लोग इंसान हैं, ठीक है, और इंसान होंगे तो बात करेंगे, इमोशंस होंगे, तो इमोशंस लेस होके हम लोग काम तो नहीं ना कर सकते, हम लोग रोबोट्स नहीं हैं, मशीन्स नहीं हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पर इमोशंस के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ आते हैं वो काम अपना करते हैं, अपनी 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं और एंड दे गो। देयर इज़ नो, मतलब वहाँ पर ना जो एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होता है। वो मतलब बस अपना काम करते हैं और चले जाते हैं, बिकॉज वो उनकी जॉब है, ठीक है। तो इसी को इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स कहा जाता है, कि उनके बीच में बहुत ज़्यादा फॉर्मल रिलेशनशिप होगा और हेल्दी रिलेशनशिप उनके बीच में नहीं होता है। तो जब आप किसी जगह में जाते हो वहाँ पर मतलब आप फॉर्मली मतलब कितनी देर तक आप फॉर्मल रह सकते, तो ये हेल्दी नहीं है। एक इंसान के व्यक्तित्व के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्पेशलाइजेशन। द फोर्थ पॉइंट इज स्पेशलाइजेशन, मतलब कि एम्प्लॉयज़ आर असाइंड स्पेसिफिक रोल्स एंड टास्क बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज़ एंड क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर जो रोल आपको मिलेगा, जो भी आपकी जॉब रहेगी, वो डिपेंड करेगी कि आपकी किस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है और आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। अगर जिसकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा होगी, जिसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगी, वो ऊपर की मतलब उसको अच्छा जॉब रोल ऑफर आएगा, और जिसका कम है उसकी कम में आएगी, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी क्या स्पेशलाइजेशन। फिर आता है मेरिट बेस्ड एडवांसमेंट। प्रमोशन एंड एडवांसमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर बेस्ड ऑन मेरिट, क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस रादर दैन पर्सनल रिलेशनशिप और फेवरेटिज्म। तो देयर इज़ नो प्लेस फॉर फेवरेटिज्म। यहाँ मतलब अगर वो मेरे चाचा भतीजे का बेटा है, मैं वहाँ अगर जॉब में रख लूँ, ये नहीं, पॉसिबल नहीं है। वो जो स्पेसिफिक मतलब उसका जो मेरिट प्रमोशन होगी तो वो मेरिट बेस पर होगी, और जो एडवांसमेंट्स होगी वो डिपेंड करेगा कि उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर वो मतलब वो नहीं आएगा कि वो चाचा का बेटा है ये, तो मैं उस वहाँ पर प्रमोशन कर दूँ, वैसे नहीं होता, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क इज़ डिवाइडेड अमंग एम्प्लॉयज़ बेस्ड ऑन द स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टीज़। तो हर एक जो यहाँ पर अच्छी चीज़ है कि वर्क डिवाइडेड है और स्पेसिफाइड भी है, हर व्यक्ति को पता है उसको क्या करना है, और वर्क डिवाइडेड अमंग एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन द स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टीज, उसकी डिपेंडिंग ऑन उनकी स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो ये कुछ उसके की फीचर्स हैं। तो while the bureaucratic model of leadership can provide stability, consistency and efficiency, तो यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी नज़र आएगी। स्टेबिलिटी क्योंकि अब जब एक बार आपकी गवर्नमेंट जॉब हो गई तो वो परमानेंट है, वो उसको कोई निकाल नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस बहुत ख़राब कोई सिचुएशन हो जहाँ पर कुछ बहुत गलत कर दिया गया हो। क्योंकि जब गवर्नमेंट जॉब ज़्यादातर फिक्स्ड होती है, एक बार आपकी जॉब हो गई यू परमानेंट हो गया है, ओके, वहाँ निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर अगर कोई एक्सट्रीम केसेस हो तो वो एप्लीकेबल है, लेकिन ये होता नहीं है जल्दी, ठीक है। कंसिस्टेंसी, यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी। सो कंसिस्टेंट मतलब निरंतरता, आप बरकरार रहते हो। एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी होती है क्योंकि आपका काम मतलब एफिशिएंटली होता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग होते हैं एक्सपर्टीज़ होते हैं, तो वो डेफिनेटली वो अपना काम कर देता है। आप अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में जाएँ तो यहाँ पर जो डॉक्टर्स मिलेंगे ना, वो मतलब वो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब उनकी जो राय होती है, डेफिनेटली आपको वहाँ पर मेडिकल की जो चीज़ें हैं वो नहीं मिलेंगी, बट वो जो आपको एडवाइस दे देंगे ना वो बहुत सही होती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट वाला मतलब ऑर्गेनाइजेशन है तो वो आपको अच्छा मतलब क्वालिटी नहीं मिलेगी, तो क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं वो एक्सपर्टीज़ होते हैं, वो मतलब अच्छे हाईली क्वालिफाइड वहाँ पर लोग होते हैं, ठीक है। फिर एफिशिएंसी मिलेगी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ ऑफन क्रिटिसाइज फॉर इट्स पोटेंशियल ड्रॉबैक सच एज rigidity, bureaucratic red tape, slow decision making processes and resistance to change। तो हमने अभी बात की कि
Leaders who follow the bureaucratic model need to be able to balance the need of structure and stability with the flexibility required to adapt to the changing circumstances and foster innovation within the organization. ठीक है. So able to balance the need for structure and stability within the flexible. ठीक है. तो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो उनका एक स्ट्रक्चर होता है, स्टेबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रिक्वायर्ड टू अडैप्ट. वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है. ठीक है. अब हम बात करते हैं कुछ इसकी एडवांटेजेस की. अभी हमने एडवांटेजेस को भी डील किया था. एफिशिएंसी एंड प्रोफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं एक्सपर्टीज़ होते हैं वो क्वालिफाइड होंगे तभी उनकी जॉब होगी. तो यहाँ पर जो आपको काम मिलेगा वो एफिशिएंट होगा, प्रोफिशिएंसी होगी उसके अंदर. डिवीजन ऑफ लेबर, हर मतलब जो जिसका काम है वो वही काम करेगा और उसकी कुछ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी. ठीक है. ये नहीं कि जिसका काम है वो आप किसी और के पास जाओगे आपको जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है. जिसका जो काम है वो वही काम करेगा. एक्सपर्टीज़, तो एक्सपर्टीज़ का मतलब हो गया कि मतलब जो किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है और वो उसका क्या क्वालिफ़िकेशन है. तो और स्टैंडर्डाइजेशन मतलब यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको फॉलो किया जाता है, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं तो वो आपको इम्प्लीमेंट करने ही पड़ेंगे. अब बात करते हैं कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस की. तो इसमें फॉर्मलिज्म होता है और रेड टेपिज्म होता है. मतलब अगर आपको गवर्नमेंट में कोई काम कराना है तो आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ से गुजरना ही पड़ेगा, वो उसका कुछ इलाज नहीं है. आपको वो मतलब एक फॉर्मल चीज़ में एक फॉर्मेलिटीज़ है और कभी कभी ये फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा टाइम भी ले लेती है. वी हैव टू कीप वेटिंग. और रेड टेपिज्म का मतलब होगा करप्शन. वी नो दैट द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें करप्शन का बहुत बड़ा इशू है. कोई जिसके पास पैसे होते हैं वो अपना काम पैसे दे के अंडर द टेबल करा लेता है, फटाफट हो जाता है उसका काम. लेकिन वहीं पर एक ईमानदार इंसान होगा वो उसको वेट करते जाना होगा. पर ये ये चीज़ है कि वहाँ पर रेड टेपिज्म एग्जिस्ट करती है. फिर आता है आपका लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेशन. तो अगर आपको कोई काम कराना है तो वहाँ पर आपको रिजिडिटी मिलेगी कि ये प्रोसीजर में आपको जाना ही पड़ेगा, आपका कोई इसके अलावा आपको कोई नहीं है. आपको वो आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे. तो वहाँ पर रिजिडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है. और अडेप्टेशन कि उन चीज़ों को कैसे अडेप्ट किया जाएगा, इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा. एलियनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मैं यहाँ पर एक कुछ कहना चाहती हूँ कि लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेशन. मैं ना अभी अपनी एमएड कर रही हूँ. मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ एक्चुअली. मैं एग्ज़ामिनेशन फॉर्म मैंने भरा था जो सेकेंड सेमेस्टर का था. तो उसमें कुछ ना मैंने किया उसको मैंने 2 बार कर दिया. तो वो उसके 2100 फॉर्म का था और 2 बार वो चला गया. वो पता नहीं मैंने किया तो वो मुझे शो नहीं हो रहा था. मैंने उसको फिर 2 बार ट्राई किया तो वो 2 बार दोनों उसने एक्सेप्ट कर लिया. तो मेरे जो एक्चुअल में अमाउंट कटा वो 2 टाइम्स कट गया. तो ये चीज़ लेके फिर मैं एप्लीकेशन लेके गई और तो उन्होंने वो उस समय का लिया हुआ है. इट्स बैक अराउंड अक्टूबर में ऐसा हुआ था और अभी तक उसका कुछ फंड मुझे फ़ंड नहीं आया है. तो वो आपको बार बार वहाँ पर जाना पड़ेगा, ये हो जाता है. ठीक है. फिर आपका आता है एलिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. तो एलिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आएगा कि लोग यहाँ पर फॉर्मली वर्क कर रहे होते हैं, उनके अंदर कोई इमोशंस वगैरह नहीं होते. इमोशंस होते हैं पर वो वहाँ पर बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा जो वर्क इन्वायरमेंट है.
तो इसमें एलिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेजिस्टेंस जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इसमें चेंज लाने में बहुत रेजिस्टेंस होता है, ये जल्दी मतलब चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसको मतलब कोई चीज़ करनी है इट विल टेक अ लॉट टाइम, पहले तो रेजिस्टेंस आएगा, दूसरी चीज़ कुछ आएगी भी तो दूसरी चीज़ कुछ आएगी भी तो उसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस information piece of information was useful for you. Thank you so much.